ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मुंबई में बड़ा हादसा। मुंबई में 22 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा गिरी। प्रतिमा को पंडाल में ले जाते वक्त हुआ हादसा। हादसे में 2 मौत, 5 लोग घायल। प्रतिमा का संतुलन बिगड़ना हादसे की वजह बन गया। पुणे में छात्रों की गूंज। कार्यक्रम में राहुल गांधी के मनुस्मृति पर दिया विस्थापित बयान। महिलाओं को पिता, पति और बच्चों की संपत्ति मानने वाली सोच के लिए मनुस्मृति को जिम्मेदार ठहराया गया। यूपी में हैट्रिक के लिए बीजेपी ने बनाया मास्टर प्लान। नई टीम में जगह नहीं मिलने वाले पूर्व पदाधिकारियों को दूसरी जिम्मेदारी देगी बीजेपी। अनुभवी चेहरों को चुनावी प्रबंधन में समायोजित करेगी बीजेपी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ साक्षी मिश्रा। तो चलिए खबरों का शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में बायकुला से भुलेश्वर लाई जा रही 22 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा पंडाल से करीब 50 मीटर पहले गिर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग घायल हो गए। हादसा 22 अगस्त की रात करीब 9:51 पर बलराम मर्चेंट रोड जय अम्बे चौक के पास हुआ। शुरुआती जांच में सड़क पर कोई बड़ा गड्ढा नजर नहीं आया। प्रतिमा का संतुलन बिगड़ना हादसे की वजह माना जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। साथ ही महाराष्ट्र में इस साल गणेशोत्सव 14 सितंबर से शुरू होगा। मुंबई में करीब 10,600 सार्वजनिक गणेश मंडल है, लेकिन करीब 2,500 मंडलों ने 10 दिन के उत्सव के लिए अनुमति ली है। पूरे महाराष्ट्र में करीब 28 लाख गणेश प्रतिमाएं स्थापित होने का अनुमान है। साथ ही मुंबई में पंडाल की अनुमति के लिए ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया गया है। इसमें बीएमसी के साथ स्थानीय पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की एनओसी भी ऑनलाइन मिल सकेगी। आवेदन 13 सितंबर तक किए जा सकते हैं। बीजेपी ने जेनजी यानी युवा वोटर से जुड़ने के लिए खास टीम बनाई है। इसमें बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्र महासचिव स्मृति ईरानी और विनोद तावड़े के साथ गुजरात के मंत्री हर्ष सांघवी और छत्तीसगढ़ के मंत्री ओपी चौधरी शामिल हैं। पार्टी इनके जरिए युवाओं की सोच, समस्याओं और उम्मीदों को समझने के लिए उनसे सीधा संवाद करेंगी। वहीं दूसरी ओर दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में शनिवार को नितिन नवीन की अध्यक्षता में 65 सदस्यीय नई राष्ट्र टीम की पहली बैठक होगी। इसमें वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया। बीजेपी ने कांग्रेस के कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत के केवल 2 पैरा गाने के फैसले की निंदा की है। बीजेपी ने तय किया है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए वो अपने पूर्व पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी देंगे। चुनावी मोड में चल रही बीजेपी अपने किसी भी अनुभवी और मेहनती चेहरे को खाली कर नहीं बैठने देगी। संगठन के समायोजन के बाद पार्टी की नजर उन चेहरों पर टिकी हुई है जिन्हें कोई विशेष जिम्मेदारी नहीं मिली है, लेकिन वो पार्टी के प्रति वफादार और अनुभवी हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि जिन लोगों को प्रदेश इकाई, मोर्चा और क्षेत्रीय टीमों में समायोजित नहीं किया जा सका, पार्टी सबसे पहले ऐसे चेहरों को अवसर देगी जो किसी न किसी क्षेत्र के प्रभारी रह चुके हैं। उनके जाति समीकरण और क्षेत्र में पकड़ देखते हुए नई चुनावी योजनाएं बनाई जाएंगी। साथ ही अनुभवी चेहरों को निगम, आयोग, बोर्ड और प्राधिकरणों में खाली पदों पर अवसर देकर उनके चेहरे पर चमक लाने का प्रयास होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए उसके पीडीए को लेकर निशाना साधा। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की विचारधारा और राम जन्मभूमि आंदोलन में उनकी भूमिका को याद किया। मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर महापुरुषों के अपमान और उनके नाम से जुड़े संस्थानों में बदलाव करने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला और कहा कि समाजवादी पार्टी गिरगिट की तरह रंग बदलती है और पीडीए का पी एक दिन पाकिस्तान कर देगी। साथ ही योगी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की 5वीं पुण्यतिथि पर हिंदू गौरव दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सीएम योगी ने कहा कि महापुरुषों का अपमान करना समाजवादी पार्टी की आदत बन चुकी है।
राहुल गांधी ने शनिवार को पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में महिलाओं की आजादी और पितृसत्ता के मुद्दे पर 1 घंटा 16 मिनट बात की। उन्होंने कहा, महिला की पहचान उसके पिता, पति या बेटे से नहीं होती, बल्कि उसकी अपनी पहचान होती है। मनुस्मृति का जिक्र करते हुए महिलाओं को पिता, पति और बच्चों की संपत्ति मानने वाली सोच को शर्मनाक बताया। साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा कि महिलाओं के खिलाफ 3 तरह से हिंसा होती है। पहली, पैदा होते ही हत्या, दूसरी शारीरिक अत्याचार और तीसरी आर्थिक बंदिशें। उन्होंने कहा कि महिलाओं को शिक्षा, नौकरी, संपत्ति और अपने फैसले लेने की पूरी आजादी मिलनी चाहिए। राहुल गांधी ने छात्राओं से कहा कि वे डरे नहीं, अपनी आवाज को बुलंद करें और अपने लिए लड़ें। इस दौरान राहुल गांधी ने 5 लड़कियों से बातचीत की। दिल्ली में इस साल अब तक स्वाइन फ्लू के आंकड़ों की बात करें तो 1770 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं दूसरी ओर मानसून की वजह से मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामलों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बैठक कर स्वाइन फ्लू की स्थिति की समीक्षा की। साथ ही पंकज कुमार सिंह ने बताया कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और सभी सरकारी अस्पतालों को इलाज की पर्याप्त व्यवस्था रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि संक्रमण के पैटर्न, प्रभावित इलाकों और संभावित हॉटस्पॉट पर भी निगरानी बढ़ाई गई है। साथ ही स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए अस्पतालों में अलग वार्ड तैयार किए जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से हॉर्मुज़ स्ट्रेट को अमेरिकी इलाका बता दिया है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका जल्द ही हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेगा। ट्रंप इससे पहले भी 18 अगस्त को भी कह चुके हैं साफ शब्दों में और सही तरीके से कि अमेरिका जल्द हॉर्मुज़ को अपने इलाके के तौर पर घोषित कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ ईरान की बात करें तो ईरान ने ट्रंप के दावे को खारिज किया है। ईरान की सुप्रीमो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसिन रेजाई ने कहा कि अमेरिका ने बातचीत, कूटनीति और अपने हस्ताक्षर तक के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि अब ईरान को अमेरिका के साथ अपने बातचीत के तरीके में बदलाव करना होगा। रेजाई ने कहा कि हॉर्मुज़ अभी बंद है और अमेरिका के अपना रवैया सुधारने तक नहीं खुलेगा। उन्होंने कहा कि इस बार अमेरिका को पहले अपनी जिम्मेदारियां और किए गए वादे पूरे करने होंगे। दरअसल हॉर्मुज़ स्ट्रेट का उत्तरी हिस्सा ईरान के पास है, जबकि दक्षिणी हिस्सा ओमान के मुसंदम क्षेत्र से लगता है। फारस की खाड़ी से निकलने वाले जहाज इसी रास्ते से अरब सागर और फिर हिंद महासागर की ओर जाते हैं। आजमगढ़ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने शुक्रवार को पुलिस लाइन में परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। इस दौरान पुलिस कर्मियों की वर्दी, टर्नआउट और अनुशासन की समीक्षा करते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। इसके बाद एसएसपी ने पुलिस लाइन की विभिन्न शाखाओं में शस्त्रागार, स्टोर, कंट्रोल रूम, मोटर वाहन शाखा समेत अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। यूपी 112 के वाहनों की जांच कर तकनीकी कमियों को दूर करने, संसाधनों की उपलब्धता और त्वरित रिस्पांस सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एसएसपी ने डॉग स्क्वाड का भी निरीक्षण किया और डॉग्स के प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, खान पान एवं रख रखाव की जानकारी ली। वहीं दूसरी ओर अर्दलीय रूम में पुलिसकर्मियों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को मामलों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। अंबेडकर नगर में नगर पंचायत अशरफपुर किछोछा के अध्यक्ष ओमकार गुप्ता को शासन ने अध्यक्ष पद से हटा दिया है। ओमकार गुप्ता बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर नगर पंचायत अध्यक्ष बने थे। वहीं बीजेपी सरकार में ही शासन की ओर से उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। ओमकार गुप्ता पर नगर पंचायत के कामकाज में नियमों में के विपरीत हस्तक्षेप करने समेत कई गंभीर आरोप लगे थे। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने हड़ताली कर्मचारियों को वेतन देने के लिए अधिशासी अधिकारी पर दबाव बनाया और एक फर्म को नियमों के विपरीत विशेष छूट देने का प्रयास किया। अधिशासी अधिकारी के साथ उनके संबंध भी ठीक नहीं बताए गए। इसके अलावा नगर पंचायत की सामान्य व्यवस्थाओं में जबरन हस्तक्षेप के आरोप भी लगे। नगर पंचायत में साफ सफाई, पेयजल और प्रकाश व्यवस्था प्रभावित रहने को लेकर भी सवाल उठते रहे।
जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर नील कुमार ने जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय मूसेपुर का औचक निरीक्षण किया। दोनों अधिकारियों ने विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था, छात्रावास, मेज, भोजन, साफ सफाई और विद्यार्थियों को मिल रही सुविधाओं की जमीनी हकीकत परखी। निरीक्षण के दौरान डीएम और एसएसपी छात्रावास स्थित मेस में पहुंचे और भोजन कर रहे छात्रों के बीच बैठकर भोजन की गुणवत्ता का परीक्षण किया। अधिकारियों ने छात्रों से भोजन के स्वाद, गुणवत्ता और रोज मिलने वाले नाश्ते में भोजन की जानकारी ली। छात्रों ने व्यवस्थाओं को लेकर संतोष जताया। इसके बाद अधिकारियों ने रसोई घर का निरीक्षण किया और साफ सफाई की स्थिति देखी। उन्होंने निर्धारित आहार मेन्यू के अनुसार ही छात्रों को प्रतिदिन नाश्ता और भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही मेस में साप्ताहिक मेन्यू का बैनर स्पष्ट रूप से लगाने को कहा, जिससे छात्रों को प्रतिदिन मिलने वाले भोजन की जानकारी रहे। नेपाल में बदलते हालात और भारत नेपाल सीमा के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद चौकसी और बढ़ा दी गई है। दोनों देशों की बात करें तो दोनों देशों की सीमा से आने जाने वालों की जांच सख्त कर दी गई है। साथ ही नेपाल से आने वाले हर एक व्यक्ति की सघनता से जांच की जा रही है। फेस स्कैनिंग सिस्टम पर व्यक्ति से जुड़े दस्तावेज और फेस दोनों का मिलान करने के बाद ही इंडिया में प्रवेश दिया जा रहा है। इस अत्याधुनिक सिस्टम की वजह से हर एक व्यक्ति का डेटा सुरक्षा एजेंसियों के पास सुरक्षित किया जा रहा है, ताकि भविष्य में होने वाली किसी भी अप्रिय घटना के समय जानकारी प्राप्त की जा सके। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बढ़ाई गई चौकसी को लेकर सशस्त्र सीमा बल 42 बटालियन के कमांडेंट जीसी पांडे ने बताया कि खुली सीमा होने की वजह से यह सीमा काफी संवेदनशील मानी जाती है और इसी वजह से चौकसी बढ़ा दी गई है। हमीरपुर के शहर क्षेत्र में नगर पालिका प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। नगर पालिका की टीम ने मुख्य सड़क किनारे फुटपाथ पर अवैध रूप से कब्जा कर दुकान लगाने वाले दुकानदारों की दुकानों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें हटाया। नगर पालिका का कहना है इसे लेकर कि फुटपाथ पर अवैध कब्जे से राहगीरों को निकलने में भारी परेशानियां हो रही थी और जाम की स्थिति बन रही थी, इसीलिए ये कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान मौके पर दुकानदारों की भारी भीड़ जमा हो गई और लोगों में आक्रोश देखने को मिला। दुकानदारों ने प्रशासन से रोजी रोटी को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्थाओं की मांग की है। झांसी में भारी बारिश के बीच लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। दरअसल शहर कोतवाली क्षेत्र के लक्ष्मणगंज नाले में एक डिलीवरी बॉय बाइक समेत जा गिरा। बताया जा रहा है इसे लेकर कि नाले पर लगी सुरक्षा जाली काफी समय पहले चोरी हो चुकी है। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। साथ ही स्थानीय लोगों की बात करें तो स्थानीय लोगों ने नाले की सफाई कराने के साथ दोबारा जाली लगवाने की मांग की है। झांसी में भारी बारिश के बीच एक बार फिर बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र के लक्ष्मणगंज नाले में एक डिलीवरी बॉय बाइक समेत नाले में गिर गया। इसको लेकर कहा जा रहा है कि बारिश के कारण नाले में पानी बढ़ गया था और नाले पर सुरक्षा के लिए लगी जाली काफी समय पहले चोरी हो चुकी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं जनपद प्रभारी मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करने के सख्त निर्देश दिए। जनपद में पेयजल व विद्युत आपूर्ति की समस्याओं को गंभीरता से ले अधिकारी प्राथमिकता पर कराए निस्तारण प्रभारी मंत्री ने आदेश दिए हैं और वहीं जननी सुरक्षा योजना की खराब प्रगति पर योजना प्रभारी सहित डीएम का रोका वेतन रोक गया है। प्रभारी मंत्री ने ट्रैक्टर आदि वाहनों पर अपनी उपज ले जा रहे हैं। साथ ही किसानों को परेशान न करने के परिवहन विभाग को दिए गए निर्देश दिए हैं। मथुरा के थाना वृंदावन क्षेत्र स्थित राजकीय बालिका संरक्षण गृह में करीब 14 साल की बालिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया। मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है और संरक्षण गृह में रह रही 2 किशोरियों की भूमिका की जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार बताया जा रहा है कि मृत बालिका अपने कमरे के अटैच बाथरूम में 2 अन्य बालिकाओं के साथ गई थी। सीसीटीवी फुटेज में कुछ देर बाद दोनों किशोरियां बाथरूम में से बाहर आती दिखाई दी, जबकि मृत बालिका बाहर नहीं आई। इसके बाद पुलिस ने दोनों से पूछताछ कर मामले की कड़ियां जोड़ने की कोशिश शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और संस्था
प्रमुख की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। मामले की मजिस्ट्रेटी जांच के लिए भी पत्राचार किया गया है। साथ ही एसएसपी और जिलाधिकारी ने संरक्षण गृह पहुंचकर निरीक्षण किया और अन्य बालिकाओं से भी जानकारी ली। मुरादाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने कांवड़ यात्रा के मद्देनजर क्षेत्र भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दरअसल उन्होंने थाना पाकवाड़ा क्षेत्र में कांवड़ियों के आवागमन के लिए निर्धारित मार्ग का निरीक्षण किया और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की जांच की। इस दौरान एसएसपी ने कांवड़ियों की सुरक्षा, सुगम आवागमन और यातायात व्यवस्था का जायजा लेते हुए पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने मझोला और हाईवे क्षेत्र में भी पहुंचकर कांवड़ियों की सुरक्षा और आवागमन यानी आने जाने की व्यवस्था का निरीक्षण किया। मुरादाबाद के पंचायत भवन में आयोजित व्यवहार कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में रेंज के निरीक्षकों और मुख्य आरक्षियों को प्रभावी व्यवहार, संवाद कौशल और यहां तक कि आमजन के साथ बेहतर समन्वय का प्रशिक्षण दिया गया है। कार्यक्रम में लखनऊ से आए पुलिस उप महानिरीक्षक आईपीएस देवराजन वर्मा ने पुलिसकर्मियों का मार्गदर्शन किया। इस दौरान पुलिस उप महानिरीक्षक मुरादाबाद परिक्षेत्र एस मुनिराज और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद सतपाल अंतिल भी मौजूद रहे। प्रशिक्षण का उद्देश्य पुलिसकर्मियों के व्यवहार में संवेदनशीलता, सकारात्मकता और प्रोफेशनल दृष्टिकोण को और ज्यादा मजबूत करना है ताकि पुलिस और आमजन के बीच बेहतर संवाद और विश्वास स्थापित हो सके। पीलीभीत के थाना सहरामऊ उत्तरी पुलिस ने ई रिक्शा की बैटरियां चोरी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की गई 4 ई रिक्शा बैटरियां भी बरामद की हैं। कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। पुलिस के अनुसार बताया जा रहा है कि ग्राम पटिहर निवासी विपिन कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके घर के सामने से 4 ई रिक्शा बैटरियां चोरी हो गई थी। मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने प्रशांत और अरुण को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों की निशानदेही पर चोरी की गई बैटरियां बरामद की गई। पीलीभीत के बिसलपुर थाना क्षेत्र में एक पिता ने कथित तौर पर अपनी ही बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता अजयपाल को घटना के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसके पास से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक 21 अगस्त की शाम रामपुरा नौगवा में अजयपाल शराब के नशे में घर पहुंचा और कारतूस भी बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक 21 अगस्त की शाम ग्राम रामपुरा नौगवा में अजयपाल शराब के नशे में घर पहुंचा था। किसी बात को लेकर बेटी अंशिका गंगवार से कहासुनी हुई, जिसके बाद गुस्से में उसने अवैध तमंचे से अंशिका के सिर में गोली मार दी। गोली लगने से करीब 20 साल की अंशिका की मौत हो गई, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गया। पीलीभीत के थाना माधोटांडर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर डगा पुल के पास वाहन और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से कुल 986 ग्राम अवैध चरस और एक एक्टिवा स्कूटी बरामद करने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार 21 अगस्त को चेकिंग के दौरान एक्टिवा से जा रहे और अनस को पकड़ा गया। तलाशी में शादाब के कब्जे से 496 ग्राम और अनस के पास से 490 ग्राम चरस बरामद हुई। मामले में थाना माधोटांडा में एनडीपीएस एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की गई है। बरामद एक्टिवा को एमवी एक्ट की धारा 207 के तहत सीज किया गया है। साथ ही दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। श्रावण मास के अंतिम सोमवार से पूर्व पुलिस अधीक्षक कासगंज ओपी सिंह ने स्नान घाटों और कांवड़ यात्रा रूट का भ्रमण कर सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने गंगा घाट पर मौजूद कांवड़ियों और श्रद्धालुओं से संवाद कर यात्रा, स्नान और सुविधाओं को लेकर फीडबैक भी प्राप्त किया। गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए एसपी ने स्नान घाटों पर विशेष सतर्कता बरतने के दिए निर्देश दिए हैं। गहरे पानी वाले स्थानों पर प्रभावी बैरिकेडिंग और खतरे के संकेतक लगाने के साथ पर्याप्त पुलिस बल, फ्लड यूनिट, नाव और गोताखोरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है। श्रद्धालुओं से केवल निर्धारित सुरक्षित स्थानों पर स्नान करने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। साथ ही एसपी ओपी सिंह ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की ब्रीफिंग करते हुए कांवड़ियों और श्रद्धालुओं के साथ विनम्र एवं
सहयोगात्मक व्यवहार रखने तथा सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। सोनभद्र में चीनी के स्टॉक और उसकी बिक्री से जुड़े अभिलेखों की जांच को लेकर प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ चुका है। दरअसल ओबरा एसडीएम रवि कुमार के नेतृत्व में 54 क्षेत्र की चीनी की दुकानों पर जांच अभियान चलाया गया है, जहां अधिकारियों ने मौके पर मौजूद चीनी के स्टॉक के साथ खरीद बिक्री से जुड़े रसीद, इनवॉइस और स्टॉक रजिस्टर जैसे अभिलेखों की भी पड़ताल की है। जांच के समय जहां एक दुकान पर 333 क्विंटल चीनी का स्टॉक अभिलेखों के साथ मिला, वहीं 2 अन्य दुकानों पर कुल 62.5 क्विंटल चीनी मिली, लेकिन जरूरी अभिलेखों को लेकर खामियां सामने आई है। प्रशासन की इस कार्रवाई से व्यापारियों में भी हड़कंप मच चुका है। प्रशासन की इस जांच का साफ संदेश है कि बाजार में चीनी का स्टॉक रखने और उसकी खरीद बिक्री करने वाले कारोबारियों को निर्धारित अभिलेखों के साथ साथ स्टॉक का सही रिकॉर्ड और संबंधित पोर्टल पर अपडेट भी सुनिश्चित करना होगा। जांच अभियान के बाद अब जिन दुकानों पर अभिलेखों या स्टॉक रिकॉर्ड को लेकर खामियां मिली है, वहां नियमानुसार आगे की कार्रवाई की तैयारी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।